हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्शियन और ग्रीक इन्वेशन है। ये एंशियंट इंडिया का पहला अटैक था जो भारत पे हुआ था, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे। और इसी के अंदर हम अलेक्जेंडर द ग्रेट का अटैक भी पढ़ेंगे, जिसने सिंधु को पार करके व्यास तक का जो क्षेत्र था, व्यास रिवर तक का, उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पर्शियन इन्वेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ग्रीक इन्वेशन को पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो सबसे पहले जो पर्शिया, जो जिसे आज का ईरान बोलते हैं, उन लोगों ने सबसे पहले अटैक किया। वहाँ पे तीन रूलर फेमस हैं, साइरस फर्स्ट, उसके अलावा डेरियस फर्स्ट और फिर जर्सीस। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस अटैक का भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्शियन इन्वेजन इन इंडिया। तो देखिए, पर्शियन इन्वेजन जो हुआ था भारत पे, अगर हम उसको डिस्कस करें तो पहले हम एक मैप को देख लेते हैं कि मैप में क्या है। कि यहाँ पे देखिए, आपको इंडिया के साथ साथ मैंने जो मैप में दिखाया हुआ है वो मिड 6th सेंचुरी, यानी कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का जो टाइम है उस पर दिखा रखा है। ये देखिए, ये जो रीजन है इसको उस समय पर्सीस बोलते थे। ये रीजन है पर्सीस। इसी को सेंटर पर रख के एक बहुत बड़ा एम्पायर बना जिसको पर्शियन एम्पायर बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसको मीडिया बोलते थे, यानी कि हिंदू कुश के पार वाला जो क्षेत्र, ये हिंदू कुश माउंटेन्स है, उसके इधर वाला जो क्षेत्र है उसको मीडिया बोलते थे। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको बेबीलोन बोलते थे, बेबीलोन। अब देखिए, अब क्या होगा। मिड 6th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत में उस समय अगर हम देखें तो महाजनपद पीरियड है, महाजनपद काल, यानी कि महाजनपद पीरियड है। और भारत में छोटे छोटे जनपद या महाजनपद है। अगर हम भारत के इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन जो महाजनपद है वो इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जिनका नेम अभी यहाँ पे आएगा। एक का नाम होगा गांधार, एक का नाम होगा कंबोज, और तीसरा होगा एक छोटा सा जनपद होगा जिसको मध्र बोलेंगे। इनका नाम आएगा। ये छोटे छोटे स्टेट्स थे और ये आपस में लड़ते रहते थे। इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था उसकी उसका एक पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो चुका था। और इसका फायदा उठाया जो पर्शियन एम्पायर था, उसने बाद में इस पूरे जो रीजन था उसको कैप्चर किया। और ये जो रीजन था इसको कैप्चर करने के बहुत सारे कारण थे, बट उसमें सबसे बड़ा जो कारण था कि ये जो रीजन था ये बहुत फर्टाइल था और यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स भी हो सकता था। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे अटैक किया और फिर उसको जीता। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो पर्सीस था उसका जो रूलर है साइरस द ग्रेट। साइरस फर्स्ट भी उसको बोलते हैं, साइरस फर्स्ट या साइरस द ग्रेट। साइरस द फर्स्ट ने क्या किया था कि इस वाले पूरा जो मीडिया क्षेत्र था इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके बाद जो बेबीलोनिया वाला क्षेत्र था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो नॉर्मल सी बात थी, जब इसने पूरे इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया तो अब ये जो रीजन था, यानी कि भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, वो इसके डायरेक्ट टच में आ गया। तो नॉर्मल सी बात थी, जैसे मैंने बताया कि ये रीजन काफ़ी फर्टाइल था, जितना भी रीजन है उनमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल, तो यहाँ पे अटैक करना लाजमी था और उन्होंने अटैक किया भी। तो ये इसी जो रीजन है इसी को केंद्र बना के, सेंटर बना के एक बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना हुई जिसको पर्शियन एम्पायर बोला जाता है। देखिए कैसे कैसे इन्होंने किया। सबसे पहले हम साइरस फर्स्ट, या जिसको साइरस द ग्रेट भी बोलते हैं। तो वैसे आपने जैसे सिकंदर या अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सब लोग सोचते हैं कि भाई जो दुनिया में सबसे पहला एम्पायर बनाया था वो अलेक्जेंडर था, लेकिन नहीं। उससे पहले जो साइरस द फर्स्ट था, जैसे साइरस द ग्रेट या जिसको साइरस महान भी बोला जाता है, उसका जो एम्पायर था वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था और उसे विश्व का पहला एम्पायर बोला जाता है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत, सॉरी, पूरे विश्व का जो पहला साम्राज्य था वो किसका था, तो साइरस द फर्स्ट। और पहली बार भारत में जब अटैक हुआ तो इन्हीं के टाइम पे, यानी कि जो पर्शियन एम्पायर था उसी के टाइम पे भारत पे भी अटैक हुआ। अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो साइरस फर्स्ट ने जो रूल किया था, यानी कि 558 से 530 बीसी के आसपास तक इसने उस रीजन में रूल किया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट कंकरर ऑफ द अखेमिनियन एम्पायर। ये जो पर्शियन एम्पायर है इसको अखेमिनियन एम्पायर बोलते थे, या अखेमिनियन एम्पायर या हखामनी एम्पायर भी बोलते थे। अखामनी साम्राज्य या इसको हखामनी साम्राज्य बोलते थे, हखामनी साम्राज्य। इन्हीं के काल में भारत में पहली बार फॉरेन अटैक हुआ, ये ध्यान रखिए। फिर उसी रीजन से भारत पे लगातार अटैक होते रहे। फिर अलेक्जेंडर, फिर जो इंडो ग्रीक्स थे, उसके बाद कुशानास, शक, ये सब हूण उसी रीजन से अटैक करते थे। फिर मेडिवल टाइम पे
जो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये सब उसी बाबर उसी रीजन से अटैक करते थे। तो ये रीजन था जहाँ से भारत पर अटैक लगातार होता था। तो जैसे मैंने बताया था कि इसने क्या करा, मीडिया वाला जो क्षेत्र था उसको कैप्चर किया, मीडिया वाला क्षेत्र को, और उसके बाद इसने बेबीलोनी वाले क्षेत्र को जीता, बेबीलोन को। और इसका जब अंपायर था वो बहुत बड़ा हो गया, यानी कि अब भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का, उत्तर पश्चिम, वो डायरेक्ट इसके बाउंड्री से टच होने लगा। और उत्तर पश्चिम पे अटैक करना लाजमी था क्योंकि वो जो रीजन था उस बहुत फर्टाइल था। उसके अलावा उसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि रीजन्स इन फ्रंट ऑफ साइरस फर्स्ट टू कनकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे क्यों अटैक किया? तो अगर मैंने बोला भी था, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर प्रथम आक्रमणकारी या प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था, वो तो साइरस द फर्स्ट। तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या रीजन थे। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो रीजन था ये पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था। पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स थे, जैसे कि गांधार था, कंबोज था, मद्र था। और ये जो स्टेट्स थे या ये जो जनपद थे या महाजनपद थे, आपस में लड़ते रहते थे। आपस में लड़ने के कारण इनकी जो एनर्जी थी वो वेस्ट होती थी, और वहाँ पे छोटी छोटी कुछ लोकल ट्राइब्स भी थी। तो इनको हराना बहुत आसान था। दूसरी जो रीज़न था, जैसे मैंने बताया कि ये जो रीज़न है वो काफ़ी फर्टाइल रीजन है, इंडस का प्लेन से, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं वहाँ पे। और वो जो प्लेन था वो काफ़ी फर्टाइल था। और आपको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो इसी रीजन में डेवलप हुई थी। तो वेल्थी रीजन था, यहाँ से बहुत अच्छा टैक्स मिल सकता था। आगे हम देखेंगे कि ये इस रीजन का फायदा पर्शिया को बहुत ज़्यादा हुआ, और उसके एम्पायर बनाने में इस एरिया ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। और यहाँ पे क्या था कि जो हिंदुकुश माउंटेन है वहाँ से आसानी से पहुँचा जा सकता था, क्योंकि हिंदुकुश माउंटेन के बीच में खैबर पास है। उस खैबर पास से आसानी से आप इस रीजन पे पहुंच सकते हैं। तो तीसरा रीजन था इजी एक्सेस। तो नॉर्मल सी बात है, जब पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड रीजन है और फर्टाइल रीजन है और इकोनॉमिकली इसकी इंपॉर्टेंस है, तो नॉर्मल सी बात है कोई भी जो रूलर था वो चाहेगा कि मैं इस रीजन को जीतूं। और साइरस द फर्स्ट था, उसने भी यही किया, और उसने सबसे पहले इस रीजन पे अटैक किया। तो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे मैंने बताया कि साइरस फर्स्ट वाज द फर्स्ट कन्क्वेरर हु लेड an expedition and extended into India। यानी कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया या भारत की बात करें तो पहला आक्रमणकारी था जिसने उस क्षेत्र पे अटैक किया, यानी कि भारत की जो सीमाएं थी उस टाइम के, जो भारत जो कि हिंदुकुश से इधर पड़ता था, उस पे अटैक किया और उस क्षेत्र को इसने अपने कंट्रोल में भी लिया। तो जैसे उसने क्या करा, गांधार, जो मैंने बताया था कि गांधार को जीता, कंबोज को जीता, और जितने भी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी वहाँ पे, छोटे छोटे जो राज्य थे, उन सबको उसने जीता और अपने कब्जे पे कर लिया। यानी कि वो इंडस रिवर तक पहुंच चुका था। इंडस रिवर के इधर का हिस्सा अखेमेनियन एम्पायर, यानी कि जिसको हखामनी एम्पायर बोलते हैं, उसका पार्ट बन गया। इस तरीके से इसको फायदा हुआ। उसके बाद जैसे हम कहते हैं हिंदू नाम कैसे पड़ा, तो यही जो पर्शियन लोग थे, इन्होंने जैसे इंडस है उसको संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, और जो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें 100 को हौ बोला जाता है। तो उसी सिंधु के नाम से सिंधु के पार रहने वाले लोगों को क्या बोला गया, हिंदू नाम बोला गया। इसी तरीके से जो हिंदू नाम आया वो आया, हम लोगों को हिंदू बोला गया, यानी कि भारतीय लोगों को हिंदू बोला गया, और उसी के बाद जो भारतीय भूमि थी उसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो इस तरीके से जो पर्शिया का इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से भारत का जो भारत में रहने वाले जो लोग थे उनको हिंदू, और भारत का जो नाम फ्यूचर में पड़ा उसको हिंदुस्तान कहा गया। तो इस तरीके से जो पहला अटैक था साइरस फर्स्ट का वो भारत में हुआ, और उसने इस क्षेत्र पे अटैक कर दिया। अब देखिए इसके बाद जो हम इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो डेरियस फर्स्ट था। इसको हिंदी में दारा प्रथम भी बोलते हैं, इंग्लिश में डेरियस और हिंदी में दारा प्रथम। ये उसका पोता था साइरस द फर्स्ट का, दारा प्रथम या डेरियस द फर्स्ट इसका पोता, ये ग्रैंड सन ऑफ साइरस फर्स्ट था। ये भी इंपॉर्टेंट रूलर है। इसने क्या किया, इसने और आगे यानी कि जो पंजाब और सिंध रीजन था उसको भी जीत लिया, यानी कि आज का जो सिंध और पंजाब पूरा का पूरा पंजाब वाला रीजन है उसको भी जीत लिया, उसको भी कैप्चर कर लिया। कब की बात है, 518 BCE के आसपास। उसके बाद इसने क्या करा, अपना जो पूरा एम्पायर था, क्योंकि एम्पायर काफी बढ़ गए, तो उसको छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड किया, और हर स्टेट को क्या बोलते थे, छत्र बोलते थे। इसी से क्या डेवलप हुआ, छत्रपी सिस्टम डेवलप हुआ। तो यानी कि इसने क्या करा, अपने जो स्टेट्स था उसको क्या करा, पूरे के पूरे 28 छत्रपों में डिवाइड कर दिया। तो जब 28 छत्रपों में डिवाइड किया, छत्रप सिस्टम इसको बोलते हैं। बाद में इसको शक और कुशाणों ने भी अपनाया था, उसको हम आगे देखेंगे। छत्रप यानी कि छत्रप 28 छत्रप या छत्रपी, इसी से छत्रपी सिस्टम बोलते हैं। 28 छत्रप में इसको डिवाइड किया अपने एरिया को। छत्रप का मतलब जैसे आज भारत के 28 स्टेट्स हैं, उसी तरीके से इसने भी अपने जो बहुत बड़ा रीजन था उसको 28 स्टेट में डिवाइड किया, हर एक का एक एक गवर्नर अपॉइंट किया। और जो ये जो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, ये वाला जो रीजन था, ये इसका 20 छत्रप था।
और बाद में इसने देखा कि 20 क्षत्रप इतना इंपॉर्टेंट था कि पूरे जो पर्शियन एम्पायर था उसका 1/3 रेवेन्यू यहीं से आता था, 1/3 रेवेन्यू। इससे देख के ये बड़ा अचंभित हुआ कि यार पूरा पर्शियन एम्पायर एक तरफ और अकेला एक जो छत्रप है 20वां छत्रपी जो भारत का नॉर्थ वेस्ट रीजन है उससे 1/3 रेवेन्यू आ रहा है। तो फिर इसलिए इसने क्या करा, एक साइलेक्स करके व्यक्ति था इसके कोर्ट में, उसको भेजा कि आप और भी ऐसे क्षेत्रों का पता लगाओ सिंधु में चाहते हुए कि जो इंपॉर्टेंट रीजन है। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि जो भारत का नॉर्थ वेस्ट रीजन था वो एनिशियंट टाइम से काफ़ी फर्टाइल रीजन था और इसी वजह से लगातार इस क्षेत्र पे अटैक होते थे और अलेक्जेंडर का भी शायद रीजन यही होगा। अब आगे देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ पर्शियन एम्पायर केम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन, यानी कि 20 जो छत्रप था उससे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये मोस्ट फर्टाइल रीजन था और पॉपुलस, हाँ इसकी जनसंख्या भी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी ज़मीन की, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे अपने आप वहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होती है। जैसे आज भी आप देखोगे भारत में भी गंगा यमुना वाला जो रीजन है, जहाँ भी फर्टाइल रीजन है, प्लेन्स है, वहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी यही कारण था, इसलिए इसने क्या करा, नेवल एक्सपेडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवल एक्सपेडिशन वॉज कंडक्ट टू एक्सप्लोर इंडस अंडर द लीडरशिप ऑफ स्काई लैक्स। तो स्काई जो लैक्स था, स्काई लैस स्काईलेस स्काईलेस इसके जो नेतृत्व था, इसमें इसने एक नेवल एक्सपेडिशन भेजा इंडस के आसपास, और ये पता लगाने के लिए कि क्या ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो उपजाऊ हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वो जो पर्शियन एम्पायर था उसके लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ। और पर्शियन एम्पायर को उससे क्या क्या फायदे होते थे इसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर्शियन एम्पायर के एक इंपॉर्टेंट रूलर जिसका नाम था जर्सीस, जर्सीस ने रूल किया था 465 से 456। इसके बाद से जो पर्शियन एम्पायर था वो डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि इनको जो जब इन्होंने ग्रीस पे अटैक किया था तो वहाँ पे इनको काफ़ी हार का सामना करना पड़ा और काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद इस जो एम्पायर थी उसकी प्रेस्टीज कम होने लगी, लेकिन फिर भी 200 सालों तक, इसकी मृत्यु के 200 सालों बाद तक भी जो पर्शियन एम्पायर था उसके कंट्रोल में नॉर्थ वेस्ट रीजन था। और जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो अलेक्जेंडर ने इसी डायनेस्टी यानी कि इसी एम्पायर के डेरियस द थर्ड को हराया, और ये जो रीजन था यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन से पार का जो रीजन था वो सारा का सारा यानी कि जो हिंदू कुश से पार का रीजन था पर्शियन एम्पायर, वो पूरा का पूरा अलेक्जेंडर का पार्ट बन गया और फिर भारत में अलेक्जेंडर ने अटैक किया। तो एक मूवी है 300 स्पार्टियंस, उसमें भी इसको दिखाया गया है कि वहाँ के जो ग्रीक के 300 सोल्जर्स थे उन्होंने इनको पार करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, बाद में इनको वहाँ पे डिफीट भी हुई। तो उसी स्टोरी को यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि जैसे अगर हम देखें कि इनके जब हमारे बीच में इनके बीच में रिलेशन हो गए थे नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो इसने क्या काम किया, जब अपना ग्रीक इन्वेजन किया था तो इसने इंडियन इन्फेंट्री और कैवलरी यानी कि भारतीय जो पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिक और घुड़सवार, इन सबको अपनी सेना में नियुक्त किया और एक अलग बटालियन बना के इन्होंने क्या करा था, अपने ग्रीक इन्वेशन में काम किया था। बट मैंने जैसे बताया था कि वहाँ पे इनको डिफीट हुई और डिफीट के बाद धीरे धीरे जो इनके एम्पायर का एक्सपेंशन था वो रुक गया। लेकिन फिर भी भारत में कोई एक बड़ी पावर नहीं थी, इसलिए लंबे टाइम तक ये वाला जो रीजन था वो इन्हीं के कंट्रोल में रहा लगभग 200 सालों तक। और 200 सालों के बाद जब अलेक्जेंडर आएगा, अलेक्जेंडर इस क्षेत्र को जीतेगा और बाद में फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो इस एरिया को कैप्चर करके भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन को जीत के एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाएगा और फिर लंबे टाइम तक ये वाला जो क्षेत्र था वो भारत के कंट्रोल में। इस तरीके से जो जर्सीस था वो फेल हुआ अगेंस्ट ग्रीक इन्वेजन। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो पर्शियन एम्पायर था उसको भारत से यानी कि भारत के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था यानी कि जो 20 क्षत्रप था, 20 क्षत्रप, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था। क्या क्या फायदा होता था? नॉर्मल सी बात है, जैसे अभी हमने देखा, एक तो रिवेन्यू आएगा, रिवेन्यू का मतलब पूरे जो पर्शियन एम्पायर है उसका 1/3 रिवेन्यू हमने देखा था कि इसी क्षत्रप से आता था, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल था। उसके अलावा सोल्जर्स आते थे, जैसे अभी हमने देखा था कि पैदल सेना जो ग्रीक अटैक में गई थी जिसको हम इन्फेंट्री बोलते हैं, उसके अलावा कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना वो भी गई थी। इनका इससे 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 पता चलता है इनको सोल्जर्स भी मिलते थे। और ये भी होता कि पुराने टाइम पे भी भारत की जो सोल्जर्स होते थे वो बाहर लड़ने जाते थे। और इसके अलावा इन दोनों के बीच में क्या होता था, ट्रेड होता था, और उस ट्रेड का भी बहुत फायदा हुआ। और इसका जो एग्जाम्पल है पर्शियन कॉइन्स फाउंड फ्रॉम
नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बहुत सारे जो पर्शियन सिक्के हैं वो यहाँ पे मिले, और इसी से कहते हैं कि भारत में भी धीरे धीरे जो करेंसी सिस्टम था वो डेवलप हुआ, और स्टार्टिंग में जो सिक्के आए उनको हम पंचमार्क कॉइन बोलते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि भाई क्योंकि कोई भी फॉरेन पावर जब आती है, फॉरेन लोग आते हैं, तो वो अपना अपना कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस छोड़ के जाते हैं। इस तरीके से वो जो इन्फ्लुएंस था वो यहाँ पे। तो खैर इस रीजन पे कंट्रोल करके जो पर्शियन एम्पायर था उसको उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए, और यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उसका यूज़ उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। जैसे बाद में अगर हम देखेंगे मॉडर्न टाइम पे जो ब्रिटेन इतना पावरफुल क्यों बना, क्योंकि उसने इंडियन रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया। इसी तरीके से जो पर्शियन एम्पायर था उसने भी भारत के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी कि 20 क्षत्रप का बहुत अच्छे से यूज़ किया, और उसके रिसोर्सेज पे उसने एक बहुत बड़े एम्पायर को लंबे टाइम तक मेंटेन किया जब तक अलेक्जेंडर नहीं आया। तो अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जैसे इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछ भी लेते हैं प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना के, या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पर्शियन इन्वेशन था, क्योंकि पहला अटैक था फॉरेन अटैक भारत पे, इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो पहला इम्पैक्ट पड़ा वहाँ से हमने खरोष्टी स्क्रिप्ट को सीखा, यानी खरोष्टी लिपि। देखिए ये वैसे हम लिपि और भाषा का सेपरेट चैप्टर लेंगे। खरोष्टी लिपि इसको बोलते हैं। ये लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लाइक उर्दू, उसी तरीके से लिखी जाती है। तो लिपि का मतलब लिखने का तरीका, भाषा मतलब बोलने का तरीका। इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। इसी तरीके से एक और स्क्रिप्ट आई जिसको अरामाइक लिपि बोलते हैं, उसमें भी इन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस, ईरानियन इन्फ्लुएंस। और ये दोनों जो लिपि थी इसको हम देखेंगे आगे अशोकन इंस्क्रिप्शन में, यानी कि अशोक के अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में वहां पे देखेंगे इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। इस तरीके से हम देखें तो दो टाइप की जो स्क्रिप्ट थी वो भारत में आई। वो कहाँ से पड़ा था? पर्शियन इन्फ्लेशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अशोकन पिलर थे या अशोका का जो रॉक इंस्क्रिप्शन था वो भी यहीं से इंस्पायर था। तो अशोका ने बहुत सारे अपने एम्पायर में पिलर्स बनवाए थे, जिनको हम आगे एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, पिलर आर्ट्स में या पिलर एडिक्ट्स में। ऐसे ही अशोका ने बहुत सारी रॉक यानी कि चट्टानों पे अपने उसने अभिलेख लिखवाए थे। तो ऐसा भी जो सबसे पहले किया था इसी एम्पायर के जो रूलर थे उन्होंने किया था, जैसे डेरियस फर्स्ट, डेरियस थर्ड, उसके अलावा साइरस ने, है ना, इन सब लोगों ने इस तरीके से किया था। तो वो इन्फ्लुएंस यहाँ पे पड़ा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्षत्रपी सिस्टम या क्षत्रप सिस्टम, ये जो सिस्टम था क्षत्रपी सिस्टम, इसको बाद में जैसे शक और जो कुषाणा थे, क्षत्रपी सिस्टम या क्षत्रपी प्रणाली, ये शासन की एक प्रणाली है, गवर्नेंस की एक प्रणाली है, जिसमें पूरा जो क्षेत्र था उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, उसको क्षत्रप बोलते हैं, जैसे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। इसी प्रणाली को आगे जो आएंगे शक और जो कुषाण थे वो भी अडॉप्ट करेंगे भारत में। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये इनका इन्फ्लुएंस पड़ा भारत। अब हम आगे चलते हैं तो आगे इस एम्पायर के बाद हम ग्रीक इन्वेशन की बात करते हैं। ये भारत में पहला ग्रीक इन्वेशन था, उसके बाद इंडो ग्रीक्स आएंगे, वो इसी की ब्रांचेस थे। बट ये जो मेन अटैक है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान बोलते हैं इसको। इसका जो जन्म हुआ था वो आज के मैसेडोनिया वाले रीजन में हुआ था, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं। मैसेडोनिया एक छोटा सा सिटी स्टेट था एक्चुअल में। उस टाइम पे जब सिकंदर पैदा हुआ था तो उस टाइम पे जो पूरा का पूरा जो वो रीजन था मेडिटेरियन रीजन, वहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनको नगर राज्य या सिटी स्टेट बोलते थे। जैसे जैसे स्पार्टा, एथेंस, कोरिंथ, थीबू, ऐसे छोटे छोटे स्टेट थे। जो सिकंदर के फादर थे फिलिप, उन्होंने इन सारे जो छोटे छोटे रीजन थे उनको जीता और मिलाया। और उसके बाद जो सिकंदर था उसने एक पूरा जो रीजन को कंट्रोल करके मैसेडोनिया के अंदर लिया और एक साम्राज्य की स्थापना करी। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो यात्रा थी उसने पूरा पर्शियन एम्पायर को जीता, फिर वो भारत तक पहुंचा और तब जाके उसने एक बहुत बड़े एम्पायर की का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये सेकंड वर्ल्ड एम्पायर था। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड एम्पायर जो था वो साइरस फर्स्ट ने क्रिएट किया, ये सेकंड वर्ल्ड एम्पायर था जो अलेक्जेंडर ने क्रिएट किया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मौर्यन एम्पायर, फिर रोमन एम्पायर, ऐसे बनते जाएंगे। जो रोमन एम्पायर था वो भी अलेक्जेंडर का जो एम्पायर था उसी के जो खंडहर थे यानी कि उसी के जो र्यून्स थे उस पर खड़ा किया, और उसका जो क्रेडिट जाता है वो जूलियस सीजर और उसका जो एडॉप्टेड सन था उसका नाम आगस्टस था, उसको क्रेडिट जाता है। और फिर रोमन एम्पायर बहुत बड़ा बना, भारत और उनके बीच में ट्रेड हुआ और उसका फायदा भारत को भी हुआ, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि 356 के आसपास इसकी बर्थ हुई और 323 बेबीलोन में इसकी डेथ हुई। तो 356 में इसकी जब बर्थ हुई
तो ये एज अ प्रिंस ऑफ मैसेडोनिया, क्योंकि इसके जो फादर थे फिलिप थे और वो एक राजा थे छोटे से स्टेट के, जैसे मैंने बताया था कि वन ऑफ द मैनी स्मॉल स्टेट्स। स्मॉल स्टेट्स का मतलब यहाँ पे इनको नगर राज बोला जाता था, सिटी स्टेट्स बोला जाता था, सिटी स्टेट्स, यानी कि इनको क्या बोला जाता था, नगर राज्य बोला जाता था, नगर राज्य। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि 336 में जब इसके फादर की डेथ हो गई तो ये मैसेडोनिया का राजा बना, और उसके बाद उसने पूरा का जो पूरा ग्रीस रीजन था जिसको आज यूनान बोलते हैं, उसका क्या किया, यूनिफिकेशन किया, यूनान का एकीकरण किया पूरे क्षेत्र। और इसके बाद इसने उन सारे जो सिटी स्टेट थे उन सबको यूनिफाइड करके फिर अपनी जो विजय यात्रा थी वो उसको स्टार्ट की। हालांकि उसके जो फादर थे वो ऑलरेडी ये काम स्टार्ट कर चुके थे। अब ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते 330 में तक में क्या करेगा, एक फेमस बैटल होगी जिसको बैटल ऑफ अरेबेला बोलते हैं। तो और अरेबेला की बैटल में अरेबेला का युद्ध, अरबेला का जो युद्ध हुआ था वो 330 बीसी में हुआ था, और इसमें क्या करा इसने, पर्शियन जो रूलर था डेरियस थर्ड, उसको बुरी तरीके से हरा दिया। और जब उसको बुरी तरीके से हरा दिया तो नॉर्मल सी बात थी कि अब जो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वो इसके एम्पायर का के टच में आ जाएगा, यानी कि अब जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था उस पर जो अटैक करेगा वो अलेक्जेंडर ग्रेट करेगा। 327 में ये हिंदू कुश में पहुंचता है, और हिंदू कुश में जैसे मैंने बताया था कि खेवर पास को पार करके फिर ये इंडिया में अटैक करेगा। बट इंडिया में अटैक करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में हालांकि छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, बट वो काफ़ी बहादुर से लड़ी और इसने इसका मुकाबला किया, और ये ब्यास तक का जो क्षेत्र था, ब्यास रिवर तक का जो क्षेत्र था वो तो जीत लिया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर था मगध एम्पायर, जिसको हमने एक सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट किया है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। मगध एम्पायर उस समय वहाँ पे धनानंद रूल कर रहा था, और कहते हैं कि धनानंद की बहुत बड़ी सेना थी, खासकर हाथियों की बड़ी सेना थी, इसलिए इसको वहाँ से वापस लौटना पड़ा। तो 327 में इसने क्या करा, हिंदुकुश माउंटेन को पार किया खैबर पास के थ्रू, और ये भारत में आ गया। अब देखिए क्यों उसने अटैक किया भारत पे, क्या कारण था उसका भारत पर अटैक करने का। तो जैसे कि भारत की जो वेल्थ थी वो पूरी दुनिया में फेमस थी, भारत को उस काल में भी सोने की चिड़िया बोला जाता था, और बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि भारत में बहुत सारे फर्टाइल रीजन थे, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा होता था, एग्रीकल्चर अच्छी होती थी, सारे रीजन। और जो बहुत सारे हिस्टोरियन थे लाइक हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता भी बोलते हैं, उन्होंने भी भारत की जो वेल्थ था उसकी तारीफ की। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, जैसे हेरोडोटस एक जिनको इतिहास का पिता भी बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने भी जो भारत की वेल्थ थी उसका काफी गुणगान किया था, इसलिए ये भी देखना चाहता था कि भारत की जो वेल्थ है उसको देखना चाहता था। और उसके अलावा एक थ्योरी और भी है कि जो सिकंदर का सपना था वो पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करना चाहता था, वो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, वो चाहता था कि पूरा विश्व में उसका नियंत्रण हो। तो उस काल में क्योंकि जोग्राफिकल जो इन्वेंशन थी वो लिमिटेड थी, इसलिए ऐसा माना जाता था कि जो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री है वो पूरी अर्थ का ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि क्योंकि उसमें माना जाता था कि भाई जो पृथ्वी है वो चपटी होगी, ऐसा माना जाता था, ऐसा लिखा हुआ था कई सोर्सेज में। तो इसलिए वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उस तक वो पहुंच जाए, इसलिए भी उसने अटैक किया। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ हिस पीरियड, इंडिया इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ईस्टर्न बाउंड्री यानी कि पूरी की पूरी जो ईस्टर्न बाउंड्री था वो टच करना चाहता था, क्योंकि वो एक विश्व साम्राज्य के स्थापना के संकल्प से वो आगे निकला। अब देखिए उस समय भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, क्योंकि ब्यास तक ही गया, ब्यास के बाद तो उसको वापस लौटना पड़ा, वो कैसा था, तो ये हिंदुकुश माउंटेन है, उसने 327 में इसको पार किया, और 326 में वो लौट गया। वो लगभग 18 से 20 महीने इंडिया में रहा, उसके बाद उसको वापस जाना पड़ा, और वापस जाके फिर 323 में वो बीमार पड़ा, और उसी साल में उसकी बेबीलोन के पास डेथ हो। अब देखिए अगर हम उस टाइम के जो रीजन है उसको देखें, पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन को, तो हिंदुकुश से जो इंडस तक का जो रीजन था, इंडस तक का रीजन, यहाँ तक का रीजन, ये यहाँ पे छोटी छोटी लोकल ट्राइब्स रूल करती। इसमें एक पावरफुल अश्वक रिपब्लिक था, अश्वक गणराज्य था, अश्वक गणराज्य। एक अस्मक है, वो तो नॉर्थ, वो आपका गोदावरी के नीचे था, ये अलग है, अश्वक है गणराज्य। अभी इसकी कहानी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इसको काफ़ी रेसिस्टेंस हुआ, क्योंकि 10 महीने तो इसको इन लोकल ट्राइब्स को जीतने में लग गए। इसके बाद आम्भी, ये रूलर ऑफ तक्षशिला था, तक्षशिला का शासक था, और तक्षशिला एक फेमस यूनिवर्सिटी भी थी वहाँ पे, और वहीं पे चाणक्य थे, और चाणक्य ने जब देखा कि आम्भी ने एक फॉरेन इन्वेडर के आगे बिना लड़े समर्पण कर दिया, तो इस बात का उसको बहुत बुरा लगा, और उसी लिए वो
मगध के जो शासक थे धनानंद, उनके पास हेल्प मांगने गया, बट परंतु उन्होंने उसकी बेइज्जती करी और फिर इसका बदला चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके उसके एम्पायर का विनाश करके किया था। तो ये स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, तक्षशिला, क्योंकि आम्बी ने सरेंडर कर दिया था। आगे पोरस, फिर उसके बाद छोटी छोटी लोकल ट्राइब्स और उसके बाद मगध एम्पायर। तो यानी कि हम देखें हिंदू कुश से इंडस तक का रीजन लोकल ट्राइब्स, इंडस से झेलम का जो रीजन है वो आम्बी के पास है, झेलम से चिनाब का जो राज्य है वो पोरस के पास है, और चिनाब से ब्यास के बाद फिर छोटी छोटी जो लोकल ट्राइब्स है वो थी। लेकिन यहाँ पे उसको काफ़ी रेसिस्टेंस, जैसे मैंने बताया इन लोकल ट्राइब्स को जीतने में उसको लगभग 10 महीने का टाइम लगा। और यहाँ पे जो अश्वक रिपब्लिक था, अश्वक रिपब्लिक जिसकी राजधानी मशक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम पीसीएस वगैरह के लिए। यहाँ की जो रानी थी, रानी क्योंकि ये रूल बाय क्वीन था, उसका जो था नाम कृपा था। और जो ग्रीक सोर्सेज है, यूनानी सोर्सेज, उसमें इनको क्या बोला गया, क्लियोफिस बोला के नाम से बोला गया। और ये इन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। और इसके बाद जो सिकंदर था वहाँ पे सिकंदर ने क्या करा, इन सबका नरसंहार करवा दिया। यानी कि जैसे कहते हैं कि भारत में महिलाएं घर पे ही रहती थी, ऐसा नहीं था, महिलाएं भी युद्ध करती थी। और जो कृपा थी उसने लीड किया और सारी महिलाओं ने उसका साथ दिया और बड़ी बहादुरी से लड़ी, और उनको हराना सिकंदर को बड़ा मुश्किल हुआ, वो घायल भी हुआ। और उसके बाद उसने सारी जो महिलाएं थी उनका नरसंहार कर दिया, यानी कि उनको सबको मार दिया। तो ये कहानी भी आपको इस टाइम पे मिलती है। और बाद में खैर इसका जो सिकंदर था उसको पछतावा भी था कि उसने महिलाओं को का मर्डर किया। बट जो भी था, इस अश्वक राज्य की बहादुरी देख के सिकंदर भी अचंभित हुआ और उसकी जो सेना थी वो भी अचंभित हुई। और इनको ये इसी एरिया में, जबकि छोटे छोटे स्टेट थे, बट उनको हराने में उसको काफ़ी टाइम लगा। इसके बाद वो आगे बढ़ा, यानी कि उसने इंडस को पार किया, और इंडस से झेलम के बीच का जो राज्य था वो तक्षशिला के जो शासक थे आम्बी, आम्बी ने कोई रेसिस्टेंस नहीं करी, उन्होंने उनके सामने गए और सरेंडर कर दिया। तो इससे मैंने बताया चाणक्य को बहुत बुरा लगा और बिल्कुल भी उन्होंने विरोध नहीं किया, जबकि छोटे छोटे जो स्टेट थे वो विरोध कर रहे थे। इसके बाद खैर सिकंदर ने आम्बी को अपना मित्र बना लिया और उसका जो राज्य था उसको वापस कर लिया। आगे वो जब जाएगा तो अब पोरस सरेंडर नहीं करेगा, पोरस बहुत बड़ा युद्ध करेगा। और झेलम, जिसको उस समय वितिष्ठा बोलते थे, वितिष्ठा क्योंकि उस समय के जो नाम थे वो अलग अलग थे, वितिष्ठा, जो आज तो झेलम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हाइडस पास का युद्ध या वितिष्ठा का युद्ध, हाइडस पास ये ग्रीक सोर्सेस में हाइडस पास या इसको वितिष्ठा का युद्ध बोलते हैं। ये बहुत फेमस युद्ध था क्योंकि यहीं पे सिकंदर का जो प्यारा घोड़ा था बुकेफिला वो भी मारा गया था। और ये जो युद्ध था ये बड़ा डेंजरस था। इसको झेलम का युद्ध, वितिष्ठा का युद्ध या फिर हाइडस्पस का युद्ध बोलते हैं। 326 बीसी के आसपास ये युद्ध हुआ, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और कहते हैं कि इस बैटल में जो पोरस था उसने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, परंतु जैसे भारतीय जो सेना थी वो रथों से लड़ती थी, तो कहते हैं कि सिकंदर पीछे हटने वाला था, तभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और बारिश की वजह से इनके जो रथ थे वो फंस गए और जो तीर वगैरह थे, धनुष वगैरह, वो थोड़ा सा काम करना उन्होंने अच्छे से नहीं किया क्योंकि वो भीग गए और इस वजह से पोरस की हार गई। और पोरस को जब उसके सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने बोला कि जैसा किसी राजा के साथ व्यवहार किया जाता है। उसकी बहादुरी देख के जो सिकंदर था वो काफ़ी खुश हुआ और उसने उसका राज्य उसको वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। इस तरीके से जो ये बैटल ऑफ हाइडस पास थी, इसके बाद वो आगे बढ़ा, जीत लिया। अब वो चिनाब को पार करेगा, चिनाब को पार करके वहाँ फिर वो लोकल ट्राइब्स को हराएगा, हरा के वो ब्यास नदी के पास पहुँचेगा और ब्यास नदी पे पहुँचकर जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी जो सेना थी वो रिवॉल्ट कर देगी, उसकी सेना विद्रोह कर देगी क्योंकि वो लंबे समय से युद्ध कर रहे थे। अब उनको यहाँ का क्लाइमेट भी सूट नहीं कर रहा था, बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल गई थी। उसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने जब अपने गुप्तचरों से पता लगाया तो उन्हें मगध की विशालकाय सेना के बारे में पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे लाखों के सैनिक हैं, हजारों हाथी हैं, हजारों घोड़े हैं। और खासकर हाथी के बारे में उन्होंने कभी देखा नहीं था कि इतना बड़ा जानवर, उससे वो कैसे लड़ेंगे, जबकि उनको यहाँ पे छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी उन्होंने भी काफ़ी परेशान कर दिया था। तो इससे कहते हैं कि जो उसकी आर्मी थी वो डिमोरलाइज हो गई। और सिकंदर ने बड़ी अच्छी फेमस स्पीच दी वहाँ पे, उसने अपनी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए कहा, काफ़ी अच्छा भाषण दिया, बट उसकी जो आर्मी थी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फाइनली उसने ब्यास से वापस लौटने का डिसीजन लिया और वो वापस लौटा। लेकिन वापस लौटते वक्त उसने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा और एक भाग को लेते हुए अफगानिस्तान से होते हुए खुद गया, एक भाग को उसने काला सागर होते हुए भेजा, एक भाग को उसने फारस की खाड़ी होते हुए भेजा, एक भाग को उसने रेड सी। इससे क्या था, 4 जो ट्रेड रूट थे वो उनकी खोज हुई। इन ट्रेड रूटों से आगे भारत को बहुत फायदा हुआ
और बड़ा अच्छा व्यापार यहाँ से हुआ और भारत धीरे धीरे और भी प्रॉस्परस होता गया। तो खैर उसको ब्याज से वापस लौटना पड़ा, और ब्याज से वापस लौटने के बाद उसने उस पूरे क्षेत्र को क्या करा, कुछ हिस्सों में बांटा, और एक कुछ ना कुछ क्षेत्र वो अपने जो विश्वासपात्र लोग थे या गवर्नर लोग थे उनको वापस दे गया। तो 326 में वो वापस लौटा, और वापस लौटने के बाद उसने क्या करा था, अपना जो पूरा रीजन था उसको बांट दिया था। जैसे इंडस से झेलम का जो रीजन था वो उसने आम्बी को लौटा दिया। सॉरी, यहाँ पे इंडस नहीं है, यहाँ पे जो बियास से जो झेलम का जो रीजन था उसने आम्भी को उसका शासक बना दिया। और उसके बाद जो पोरस था, सॉरी, सही था, इंडस नहीं है। जो सिंधु से झेलम का जो रीजन था वो उसने आम्बी को सौंप दिया, आम्बी को सौंप के वो चला गया। और झेलम से जो चेनाब और उससे आगे भी ब्यास तक का जो रीजन था वो उसने पोरस को सौंप दिया, वहाँ का गवर्नर उसको बनाया। उसके बाद जो इधर वाला जो अफगानिस्तान से होता हुआ जो रीजन था वो उसने अपने ग्रीक गवर्नर को सौंप दिया। फिर आगे भी का जो रीजन था वो ग्रीक गवर्नर को सौंप दिया, फिर आगे का जो रीजन था वो भी ग्रीक गवर्नर को सौंप दिया। और यही जो ग्रीक गवर्नर था जो अफगानिस्तान के रीजन का था उसको सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं। इसी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध होगा 305 में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होगी, और फिर जो अफगानिस्तान वाला रीजन था वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में आ जाएगा। और इसकी बेटी की का जो शादी होगी वो भी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाएगी। इस तरीके से वो वापस लौटा और फिर 323 में बेबीलोन जाके उसकी मृत्यु होगी। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो अलेक्जेंडर था वो चला गया यहाँ से, लेकिन अलेक्जेंडर ने कुछ सिटीज का निर्माण किया, जैसे बुकेफेला, जैसे मैंने बताया था उसके प्यारे घोड़े का नाम बुकेफेला था, जो झेलम की नदी के किनारे जब पोरस से युद्ध चला था उसकी मौत हो गई थी, इसलिए उसने झेलम के किनारे बुकेफेला नामक एक शहर की स्थापना की। फिर उसने अलेक्जेंड्रिया काकेसस एक सिटी बनाया जो काबुल के पास थी, उसने एक अलेक्जेंड्रिया इंडोस भी बनाया जो उसने इंडस रिवर के किनारे उसने स्थापित किया। इस तरीके से उसने बहुत सारे शहरों का भी निर्माण किया जो हमें मिलते। एक उसने नियारका करके भी शहर की स्थापना की थी। आगे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रीक इन्वेशन इन इंडिया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे मैंने बताया कि जब उसने अटैक किया तो उसने वापस जब वो किया तो वो 4 भागों में अपनी सेना को उसने बांटा, और उससे क्या हुआ, 4 जो ट्रेड रूट थे उनकी स्थापना हुई। हालांकि ये चारों के चारों जो ट्रेड रूट थे वो मेडिटेरियन सी तक जाते थे। तो एक क्या था, इंडिया से जाता था, इंडिया से ब्लैक सी होते हुए, काला सागर के ऊपर से होते हुए, फिर ये जाता था मेडिटेरियन, यानी कि भूमध्य सागर, मेडिटेरियन। एक इंडिया, अफगानिस्तान, ऐसे होते हुए इससे वो खुद वापस गया था, फिर ये मेडिटेरियन जाता था। फिर एक होता था इंडिया, इंडिया से उसने ये सी रूट था, ये पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ से होता हुआ फिर मेडिटेरियन जाता था। फिर एक इंडिया, फिर उससे ये भी सी रूट था, ये रेड सी होता हुआ फिर ये मेडिटेरियन तक चला जाता था। और इसका एक दोस्त था नियारकस, सिकंदर का साथी था नियारकस, वो सी रूट से ही गया था, और नियारकस एक अच्छा जोग्राफर भी था। इस तरीके से सी रूट की स्टार्टिंग में, जिससे भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स को फायदा हो। इसके अलावा फ्यूचर में आप देखेंगे आर्ट का डेवलपमेंट होगा जिसको गंधार आर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कंधार वाले रीजन में डेवलप होगी। गंधार कला उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से मानी जाती है, क्योंकि गंधार कला और मथुरा कला को हम देखेंगे। गंधार कला जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाएंगी, वो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों में फिजिकल ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी अच्छा होगा, और ट्रेड एंड कॉमर्स से भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि नए नए रास्ते हैं, और भारत धीरे धीरे और भी डेवलप होगा। बाद में जब रोमन एम्पायर बनेगा तो रोमन एम्पायर और भारत के बीच में सी लिंक भी, और सी से भी ट्रेड होगा, और फिर लैंड रूट से भी ट्रेड होगा। इससे बहुत फायदा होगा, और भारत धीरे धीरे और भी डेवलप करता जाएगा, और एक सोने की चिड़िया। इस तरीके से हमने देखा ये पर्शियन इन्वेशन और जो ग्रीक इन्वेशन था उनका जो भारत पे इम्पैक्ट था, और वो क्या हुआ। उसके बाद मगध एम्पायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे, क्योंकि जब ये अटैक हो चुका था भारत पे, तो जैसे मैंने बताया कि वो तो सिकंदर तो वापस चला गया है, और अब मगध में धरारत है, वो काफ़ी पावरफुल है,
और यहाँ पे फिर अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका राइज होगा और चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे पूरा एक मौर्यन एम्पायर पढ़ाएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मौर्यन एम्पायर होगा। तो पहले आप इसको देख लीजिएगा लेक्चर को पूरा करके, फिर उसके बाद आप मौर्यन एम्पायर को देखिए। थैंक यू वेरी मच।